तो बच्चों पिछले सेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में जान लिया, वेलोसिटी के बारे में जान लिया, एक्सेलरेशन के बारे में जान लिया, है कि नहीं। तो बच्चों मैंने बताया था कि मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों। तो मोशन के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। आखिर ये मोशन होता क्या चीज है, क्योंकि मोशन पढ़ना बहुत जरूरी है और मोशन के एक्चुअलिटी को फील करना और भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको आप आराम से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन का ही गेम है। ये आपको अभी समझ में आएगा कि ऑब्जर्वेशन का गेम कैसे है भाई साहब। तो मान लो आप एक रास्ता है हमारे पास, ये एक प्यारा सा रास्ता है, प्यारे से रास्ते के साइड में बच्चों एक पेड़ है। अब किसी चीज का पेड़ हो सकता है, ये है कि नहीं, किसी चीज का पेड़ हो सकता है, इट इज ए ट्री। अब बच्चों ये ट्री है, अच्छी बात। अब यहां पे बच्चों एक अपना प्यारा सा कार है, ठीक है, ये एक प्यारा सा कार है, ये है मर्सिडीज। और मर्सिडीज पे कौन घूम रहा है भाई, मर्सिडीज पे दो लोग हैं, एक इस पे है मैरी क्यूरी और एक इस पे है आइजैक न्यूटन। ये जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। ये पेड़ रोड पे आराम से विश्राम कर रहा है, अच्छी बात है। बगल में एक अपना प्यारा है एल्बर्ट, यहां बैठा हुआ है एल्बर्ट साइड में। यहीं से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मान लो कि एल्बर्ट ऑब्जर्व कर रहा है, एल्बर्ट ऑब्जर्व कर रहा है, एल्बर्ट ऑब्जर्व कर रहा है। यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहा है एल्बर्ट, एल्बर्ट ऑब्जर्व्स, क्या ऑब्जर्व करता है, ट्री इज एट रेस्ट एंड क्यूरी एंड आइजैक आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूविंग अवे। लिख सकता है कि नहीं, तो एल्बर्ट ऑब्जर्व करके लिख दिया। एल्बर्ट ऑब्जर्व्स ट्री एट रेस्ट एंड क्यूरी एंड आइजैक मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एल्बर्ट का ऑब्जर्वेशन, अच्छी बात है भाई साहब। मतलब एल्बर्ट देख रहा है कि ट्री रेस्ट पर है और क्यूरी और आइजैक मूव कर रहे हैं, अच्छी बात। अब बच्चों यहां देखो आइजैक क्या ऑब्जर्व कर रहा है, आइजैक ऑब्जर्व्स ट्री मूविंग बैकवर्ड। आहा, ट्री मूविंग बैकवर्ड। बचपन में नानी घर जाते थे, माता जी के बगल में बैठ के खिड़की से बाहर झांकते थे तो पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देता था कि नहीं देता था, देता था, अच्छी बात है। तो इसी तरह से यहां पर आइजैक को भी दिखाई दे रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ जा। आइजैक ऑल्सो ऑब्जर्व्स, एल्बर्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अगर कोई तुमको सी ऑफ करने घर से छोड़ने जाता था और तुम कार पर बैठ के आगे जा रहे होते थे तो पीछे मुड़ के देखते थे तो पीछे जा रहा होता था। दिमाग नहीं लगाना है, बस ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कहना है कि सर उसका तो पैर चल ही नहीं रहा, ये नहीं करना है। नजर क्या आ रहा है, तुम अपनी आंखों को अभी एक कैमरा मानो, बस रिकॉर्ड करो। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, अरे गेटिंग द, आंखों को कैमरा मान के बस ऑब्जर्व करो, राइट। अच्छा तुम मोबाइल का कैमरा ही ले लो बच्चों, मोबाइल का कैमरा ले लो। यहां पे मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, टेलीविजन है। अब मोबाइल के कैमरे को क्या करो कि रिकॉर्डिंग ओपन कर दो, कैमरे से जो है टेलीविजन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अब कैमरे को पीछे ले आओ, क्या दिखाई देगा कैमरे में, मोबाइल पीछे जा रहा है, मोबाइल दूर जा रहा है। ऐसे अगर कैमरे को लाओगे तो मोबाइल थोड़ा ही नहीं इधर आते हुए दिखेगा, दिखेगा कि टेलीविजन उधर जा रहा है। अगर मोबाइल को कैमरा स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आगे की तरफ ले जा रहे थे तो क्या दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था कि भाई टेलीविजन इधर आ रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया भाई। तो यहां पर आइजैक हो चाहे क्यूरी हो, दोनों को नजर क्या आएगा कि पेड़ या एल्बर्ट पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑल्सो एल्बर्ट मूविंग बैकवर्ड। बैकवर्ड यार, बैकवर्ड यार, बैकवर्ड।
बैकवर्ड। अच्छा बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। लेकिन जो आइजैक ऑब्जर्व करता है, आइजैक ऑब्जर्व्स क्यूरी एट रेस्ट। क्यों भाई? अभी तो बगल में थी, अभी भी बगल में ही, अभी तो बगल में ही थी, अभी भी बगल में ही। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई मेरे बगल में था, अभी भी बगल में। अच्छा एक बात बताओ, मेरे बगल में कोई आदमी है, उसके लिए मैं क्या हूं? रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर कोई चांद से जाके देख रहा है तो चांद के रिस्पेक्ट में अर्थ चल रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं अभी रेस्ट पे हूं। पर कोई चांद से जाके देखेगा तो अर्थ मोशन में, मतलब मैं मोशन में। इतना समझ में आया कि मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से देख रहे हो, कौन देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। मतलब मोशन रिलेटिव चीज है। वैसे बोलूं बच्चों तो यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज नहीं है, यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। एवरीथिंग इज इन मोशन। इसीलिए मोशन किसके रिस्पेक्ट में? यहां बच्चों आइजैक के रिस्पेक्ट में क्यूरी रेस्ट पर है। क्यूरी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। किसके लिए? आइजैक के लिए। पर इसी आइजैक के लिए पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, एल्बर्ट पीछे की तरफ जा रहा है। यानी कि मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में? वो रेस्ट में है कि मोशन में? ये सवाल ही नहीं है। वो रेस्ट में है कि मोशन में है, ये सवाल ही नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है कि मोशन में है, ये सवाल है। बात समझ में आई? किसके रिस्पेक्ट में? तो मोशन इज ए रिलेटिव। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहां हम लिखेंगे मोशन इज ए रिलेटिव फेनोमेना, नॉट एब्सोल्यूट फेनोमेना। ये एब्सोल्यूट फेनोमेना नहीं है, ये जो है रिलेटिव फेनोमेना है। वन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर while it can be in motion, it can be in motion for the other observer. अदर ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन में हो सकता है। पिछले कहानी में हमने देखा, पिछले कहानी में हमने देखा कि जो क्यूरी है वो आइजैक के लिए रेस्ट पर है, पर एल्बर्ट के लिए मोशन में है। एक ही ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बीइंग जो है एक के लिए रेस्ट पे है और दूसरे के लिए मोशन में है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छी बात है भाई साहब, इतनी बातें समझ में आई। यूनिवर्स में नथिंग इज एट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट इन द यूनिवर्स। मैं बात कर रहा हूं ना बच्चों, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मैं जो है, मैं अभी अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं। कोई मून से देखे तो मैं मोशन में हूं, कोई सन से जाके देखे तो मैं गोल गोल घूमता हुआ नजर आऊंगा एक इलिप्टिकल पाथ पर, मैं मोशन में हूं। अगर ये रूम हवा में उड़ने लगे तो रोड पर जो आदमी है उसके लिए मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन अगर बगल में आपको चेयर पे लाके बिठा दूं तो आपके लिए रेस्ट पे हूं। एरोप्लेन पे जाके बैठ के यहां से अमेरिका गया तो ग्राउंड के लिए मैं मोशन में हूं, पर एरोप्लेन पर बैठे पायलट के लिए मैं रेस्ट पे। बात समझ में आ गई? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव फेनोमेना। तो बच्चों जब हम जनरली डिफाइन करेंगे रेस्ट और मोशन को तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर अपने पास नहीं हो, ऑब्जर्वर अपने पास नहीं हो। किसके रिस्पेक्ट में? तो बच्चों जब ऑब्जर्वर नहीं मेंशन्ड है तो हम मेंशन करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। जनरली हम रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन बोल देते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, इफ ऑब्जर्वर इज नॉट मेंशन्ड, अगर ऑब्जर्वर मेंशन्ड नहीं है देन मोशन जो होता है बच्चों
मोशन इज डिटरमाइंड with respect to reference point. Whether an object is in motion or is at rest, it is determined with respect to reference point. अगर स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे बच्चों तो मान लो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है अपना, तो ये ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन मेजर करेंगे। एक यूनिट इधर तो एक्स इज इक्वल टू 1, एक यूनिट इधर तो इधर निगेटिव डायरेक्शन यहां पे हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल, अगर 2D की बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जनरली हम ले लेते हैं, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है, पर हम एक्स वाई एक्सिस ही यहाँ लेंगे। तो ये इसके रिस्पेक्ट में हम जनरली बात करेंगे 0,0, यही रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अगर 3D की हम बात करेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहाँ पे ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन लिखते हैं। ये तो आपको पता है, पोजीशन वेक्टर वगैरह बता दिया है, वही पोजीशन है अपना, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो कि मोशन का डेफिनेशन आखिर क्या हो सकता है। An object is said to be in motion if it changes its position either with respect to observer जो देख रहा है, और रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी मोशन को नोट डाउन कर रहा है, पोजीशन को नोट डाउन कर रहा है। मोशन का एक्चुअल मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज इन पोजीशन, तो वही ये सारी बातें, या तो ऑब्जर्वर नहीं तो रेफरेंस पॉइंट, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि मान लो ये कमरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यहां पे ऑब्जर्वर बैठ जाएगा, वही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहां लिख लेना बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट भी लिख दिया गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस with the passage of time, with the passage of time, this is the definition of motion. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, for an observer an object is said to be in motion if it changes its position for the observer with the passage of time, that's it। यही है बच्चों मोशन, यही है बच्चों अपना मोशन का प्यारा सा डेफिनेशन। इट इज नॉट एब्सोल्यूट थिंग, फिर से याद कर लो, फिर से चीजों को सुन लो, है कि नहीं। एक ही चीज दो अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है, मोशन में हो सकती है, दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग स्पीड से मूव कर सकती है कि नहीं। उसी तरह से अब बच्चों देखो, यहां मोशन क्या चीज आ गया, रिलेटिव चीज आ गया, ठीक है। तो हम रिलेटिव मोशन भी आगे चल के पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, speed of Ram with respect to Shyam, velocity of Ram with respect to Shyam, acceleration of Ram with respect to Shyam, like these things। बात समझ में आई। तो बच्चों इतना ज्यादा काम नहीं करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो मोशन में स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे थे, अच्छी बात। बाद में हम आज चल के बच्चों एवरेज स्पीड पर सारे टाइप के PYQs करेंगे जो बेसिक है। तो एवरेज स्पीड ज्यादा ध्यान में रखेंगे, पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहां पर, राइट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर क्वांटिटीज भी आएंगी, स्केलर भी आएंगी, कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बच्चों वन डायमेंशनल मोशन, इसी को बोलते हैं, इसको 1D मोशन भी बोल देते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है बच्चों। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, रेफरेंस पॉइंट जनरली हम मान के चलते हैं कि मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो ये एक्स ए एक्स डैश, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोल देते हैं, इस डायरेक्शन को हम निगेटिव डायरेक्शन बोल देते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज पढ़नी है तो डायरेक्शन मैटर करेगा।
तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अपन बाय डिफॉल्ट कन्वेंशनली राइट हैंड साइड को ऐसे ऑब्जर्व करते समय पॉजिटिव मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसको निगेटिव माने तो उस समय इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, पर अभी एक रेफरेंस सेट करके काम करेंगे, हम लोग इधर को ही पॉजिटिव मानेंगे। कहने का मतलब इधर निगेटिव मानोगे तो इधर पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है केस। रिलेटिव होता है डायरेक्शन भी, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन को निगेटिव बोल, इसका मतलब यहां पे क्या है बच्चों पता है? जैसे मैं बता रहा हूं यहां पे, जैसे देखो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस वेक्टर क्वांटिटी को डील करते समय है। तो मैं अभी एग्जांपल लेता हूं। सबसे बेसिक क्या है भाई? सबसे बेसिक वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई? सबसे बेसिक वेक्टर क्वांटिटी अपना है डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेके यहां पे बात करूंगा सबसे। तो बच्चों 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट पर था और ए से चल के वो बी पॉइंट पे गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो अभी फाइनल पोजीशन 2 है माइनस इनिशियल पोजीशन -2, यानी कि 4 हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो 4 के पीछे लगा है प्लस साइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस डायरेक्शन में कितना हुआ है बच्चों? 4 यूनिट्स हुआ है। यहां पे देख लो, अभी और केस ले रहा हूं, यहां तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है। एक सवाल और बच्चों कायदे से आप देखो, नजर आ जाएगा आपको वैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो बच्चों यहां पे आप ध्यान लगा के देखो कि एक ऑब्जेक्ट कभी यहां था और ये चलता चलता यहां आ गया है, मतलब x = 4 से x = 1 पे। तो यहां पे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे आपसे, डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? फाइनल पोजीशन 1 माइनस इनिशियल पोजीशन 3, मतलब -3। ये निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 3 यूनिट। किस डायरेक्शन में? निगेटिव। माइनस साइन का मतलब निगेटिव डायरेक्शन। ये तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, यहां पे डिस्प्लेसमेंट यहां समझ गया साइन के साथ। और भी बच्चों एग्जांपल है, जैसे देखो वेलोसिटी का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखना है पे बच्चों। मान लिया जाए कि यहां एक P कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये P ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहां एक Q ऑब्जेक्ट है कोई, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कोई वेलोसिटी ऑफ P पूछे तो यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। अगर वेलोसिटी ऑफ Q कोई पूछ ले तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, जो दिख रहा है इस पल अभी 10 मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। समझे यहां डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सेलरेशन भी अगर इधर एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो निगेटिव। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर एक्सेलरेशन है तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। अगर एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ गया यहां पे? ऐसा ही नहीं जरूरी है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, यहां पर ऐसा भी हो सकता है, यहां पर ध्यान से देखिए जिंदगी में कि डायरेक्शन कभी ऐसे भी आ जाए तो बाय डिफॉल्ट हम ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। ये देखने में तो वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको वाई बोल दो, इसको वाई डैश इस साइड को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऊपर में अगर पोजीशन 1 2 3 4 ऐसे लिखते जा रहे हो बच्चों, तो नीचे में -1 -2 -3 -4 इस टाइप से पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों एक केस हम डील करते हैं, किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, एग्जाम्पल के लिए थ्रो कर दिया, तो अगर 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है ऊपर, ठीक है, तो उसकी अभी की वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन लौट रहा होगा जब, और लौटते समय स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो अभी की वेलोसिटी जो हम लिखेंगे वो -10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को हमने निगेटिव मान लिया है, ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है। अब मेरे को लग रहा है कि आपको बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आने लगी हैं, बहुत अच्छे से बातें आपको समझ में आ रही हैं, मेरे को ये लग रहा है, ठीक है? यहां तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चों एक हम प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे।
तो एक प्यारा सा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है अपना, एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। अरे भाई साहब, क्वेश्चन 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 इज लाइक दिस या सो द प्यारा सा क्वेश्चन इज बच्चों, आज हमारा मेन मकसद रहेगा बच्चों, मेन मकसद एवरेज स्पीड पर डिस्कशन करना रहेगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। एक्स इज इक्वल टू 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्वेश्चन इज कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू -4 पर, ये 1 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू किया, ठीक है। ये 1 मीटर पर सेकेंड ही इसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है इसकी? कांस्टेंट। और स्पीड हरदम इसकी 1 मीटर पर सेकेंड। इट मूव फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, धीरे 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 चलते हुए ये क्यू पॉइंट पर गया। इट मूव फ्रॉम पी टू क्यू, देन return instantly with the same speed and moved till Q। और Q पॉइंट क्या है? सॉरी R, Q तो ले लिया ना बच्चों, R तक मूव करता है। R पॉइंट है बच्चों यहां पे, मतलब ये यहां से चलते हुए यहां तक आया 1 मीटर पर सेकंड से, फिर यहां से चलते हुए यहां तक आया, P से Q तक, फिर Q से R तक आया है, यही बात। तो बोलता है बच्चों कि टेल, क्या टेल करना है आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सबसे पहले अच्छी बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर बताना है आपको डिस्प्लेसमेंट, फिर बताना है एवरेज स्पीड, फिर बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें आपको यहां पे डिस्कस करनी है, राइट। तो बच्चों यहां आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिए, हम सॉल्यूशन लिखने वाले। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, -4 से चल के 6 पे गया है, तो -4 से 0 तक 4 चलना पड़ा, फिर 0 से लेके 6 तक 6 चलना पड़ा, मतलब P से जाते जाते Q तक इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा बच्चों? 10। -4 से एक ही डायरेक्शन में 6 तक गया, मतलब 10 यूनिट चला। फिर Q से बच्चों R तक गया, R कहाँ है? x इज इक्वल टू -1 पे है, तो मतलब 6 से 0 पे आया तो 6 चला, और 0 से -1 पे चला, मतलब Q से फिर R पे चला, तो डिस्टेंस हो गया 7। 6 से 0 पर 6, 0 से -1, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है बच्चों वो कितना है? 17 मीटर। अच्छा बच्चों, यहाँ कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड भी वही हो जाती है, यानी कि यहाँ एवरेज स्पीड। टाइम कितना लगा है टोटल? तो भाई स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टाइम जो हो जाता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट रहता था तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि बच्चों 17 मीटर बाय 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 17 सेकेंड यहां पे आ गया। यहां पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है R का पोजीशन, फाइनली यहीं पे आके रुका है, मतलब -1 माइनस इनिशियल पोजीशन -4। ये बच्चों सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है? प्लस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट बच्चों पता, डिस्प्लेसमेंट बच्चों पता आप लोगों को कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, मतलब यहां से लेके बच्चों यहां तक, यही तो डिस्प्लेसमेंट है।
-4 से -1 तक, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो 3 किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये सारा खेला हो गया। स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड भी उसी स्पीड के बराबर है जो स्पीड कांस्टेंट है। अब बच्चों कोई पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बता दे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट यहां पर अपना आ गया 3/17 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रेट लाइन में ऐसा ऐसा गेम आते रहेगा। ये बाई डायरेक्शनल मोशन का केस है बच्चों, यूनि डायरेक्शनल का केस नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल हो गया। तो बाई डायरेक्शनल में हरदम डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको पहले दिन भी बताया होगा जब रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा, राइट? ये चीजें आपको क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? अच्छी बात है बच्चों। तो यहां तो एक सवाल आ गया, पर सवाल नहीं आना चाहिए था। अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी हम चर्चा करने वाले हैं एवरेज स्पीड पर, और एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे आज। एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जो प्यारा सा शब्द है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पर मैं क्वेश्चंस, तो एवरेज स्पीड जो हो जाता है इसको क्या कहते हैं? इसको स्पीड मान लो अभी, तो ये भी एवरेज हो गई। वेलोसिटी को ऐसे डिनोट करना, और एवरेज वेलोसिटी को ऐसे डिनोट करना, और एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करना। पर ये अभी एवरेज स्पीड बता रहा है। ये क्या है? एवरेज स्पीड है, समझे? यहां पे एवरेज स्पीड है भी एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी नहीं है। तो एवरेज स्पीड हो जाता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये संसार में सबको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसके क्वेश्चन के गहराइयों में जाने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो आप ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन सा फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो भाई? एक फॉर्मूला जो ये लगता है बच्चों, ये फॉर्मूला जो लगता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे टाइम टेकन है। तो बच्चों ये फॉर्मूला तभी लगता है जब यहां पर स्पीड कांस्टेंट हो, या जब तक स्पीड कांस्टेंट हो। जिस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड कांस्टेंट हो, उसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड कांस्टेंट पे ये फॉर्मूला लगाना, और कहीं ये फॉर्मूला नहीं लगाना। जो जनरल मोशन में फॉर्मूला लगता है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम लगता है बच्चों। डिस्टेंस बाय टाइम एवरेज स्पीड होता है। तो यहां से ये आपको समझ में आया, जो मेन फॉर्मूला है वो ये लगेगा। पर ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जब स्पीड कांस्टेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बता रहा हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है, ये बात अलग है, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर है आपको? ठीक है भाई साहब, ये याद रखना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तभी लगेगा, या उसी पर्टिकुलर इंटरवल में लगेगा जिस पर्टिकुलर इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट होगी। जैसे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ए कार ट्रेवल्स at 10 meter per second for first 10 seconds and with 20 meter per second for next 20 seconds. Find average speed. ऐसा सवाल है बच्चों। अच्छी सवाल को आप ऑब्जर्व करो, बहुत प्यारा सा, बहुत इजी सा सवाल है। 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, सॉरी। तो यहां पर बच्चों डिस्टेंस जो पहला निकालेंगे हम, पहला 10 सेकेंड के लिए, वो डिस्टेंस 1 जो हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा,
10 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, यही तो करेंगे हम, 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड फॉर 10 सेकेंड यहां पे। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा 10 मीटर, कब तक लगाया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड तक के लिए। एंड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरे पार्ट ऑफ जर्नी के लिए हम 20 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड, तो इस 20 सेकेंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये है बच्चों 400 मीटर। सॉरी ये 10 लिख दिया क्या, ये 10 लिख दिया क्या, कहोगे कि सर को मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है क्या, ये तो बच्चों टोटल डिस्टेंस जो हो गया, टोटल डिस्टेंस वो यहाँ d1 प्लस d2 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों 100 मीटर प्लस 400 मीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। और टाइम जो लगा, टोटल टाइम यहाँ पे वो लगा 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 30 सेकेंड बच्चों। तो एवरेज स्पीड जो यहाँ पे हो गया वो हो गया बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 50/3, मतलब 16 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 67। समझ में आया कि नहीं है, इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से बच्चों, ठीक है ठीक। तो एवरेज स्पीड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो केस 1 लिखना, इफ एन ऑब्जेक्ट और व्हीकल वॉट एवर, मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूं एवरेज स्पीड के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का मतलब व्हीकल ही होगा, मैन भी हो सकता है, रनर भी हो सकता है, वॉट एवर, ट्रेन एरोप्लेन कुछ। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंसेस d1 d2 से लेके dn विथ स्पीड्स v1 v2 vn respectively, देन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे पता करेंगे, d1 डिस्टेंस को v1 स्पीड से चला है, d2 डिस्टेंस को v2 स्पीड से चला है, उसी तरह से d3 डिस्टेंस v3 से चला है, d4 v4 से चला है, dn डिस्टेंस vn स्पीड से चला है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं। पहली दफा d1 तक चला है v1 से, उसके बाद और d2 चला है v2 से, इस टाइप का है कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इंटरवल 1 में मान लो कि t1 इंटरवल था 0 से t1 तक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन ये पहले इंटरवल के लिए। फिर बच्चों सेकेंड इंटरवल में d2 डिस्टेंस चला है अभी, ये फॉर्मूला तभी डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे हैं जिस इंटरवल के लिए स्पीड कांस्टेंट हो। उसी तरह से बच्चों t3 जो होगा वो d3/v3 होगा बच्चों, tn जो होगा बच्चों वो dn/vn। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस td, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों d1 प्लस d2 से लेके dn तक, और टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों d1/v1 प्लस d2/v2 प्लस dn/vn। तो बच्चों यहां पर एवरेज स्पीड जो हो गया ना बच्चों, एवरेज स्पीड वो हो गया टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 से लेके dn तक डिवाइडेड बाय टोटल टाइम d1 बाई प्लस d2 बाई से लेके dn बाई सॉरी dn बाई ये बच्चों v1 v2 vn, ठीक है। यहां तक मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों भाई, टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम t1 प्लस t2, यही होगा ना, t2 से लेके tn तक, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही क्या हो गया बच्चों एवरेज स्पीड हो गया। ये चीज समझ में आई आपको। इस पे मैं एक स्पेशल क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे समझ में आया। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट travels half of the journey
with speed v1 and rest half of the journey with speed v2. Find average speed. तो इसी केस से मैच कर गया बच्चों, जो पिछला केस मैंने आपको बताया है। यहां पे देखिए, डिस्टेंस 1 v1 से है, डिस्टेंस 2 v2 से, डिस्टेंस 3 v3 से, ऐसी ऐसी बातें। तो फॉर्मूला क्या लगा, टोटल टाइम ऐसे पता किया, d1 बाई v1 d2 बाई v2, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2। तो बच्चों जो अगले केस में अपना ये केस आ रहा है प्यारा सा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द जर्नी विथ v1 एंड रेस्ट हाफ ऑफ द जर्नी विथ v2। तो हाफ हाफ जर्नी की बात कर रहा है बच्चों। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि टोटल जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये भी x लेंथ है, ये भी x लेंथ है, ये भी x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x। लाइफ थोड़ा इजी करने के लिए दोनों को x, क्योंकि हाफ जर्नी हाफ जर्नी। इस जर्नी में स्पीड कांस्टेंट था v1, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं t1 इज इक्वल टू x बाई v1। फिर सेकेंड हाफ जर्नी में स्पीड कांस्टेंट, सॉरी स्पीड कांस्टेंट था, तो t2 लगा सकते हैं बच्चों x बाई, सॉरी नहीं ठीक है, सेकेंड हाफ जर्नी में जो इक्वल डिस्टेंस फिर चल रहा है पर अलग स्पीड चल रहा है, तो अलग टाइम लगा, x बाई v2 टाइम लगा। इतने दूर के लिए स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड लगा सकते हैं। वही बात यहाँ भी, इतने दूर के लिए पहले भी स्पीड कांस्टेंट था, इसीलिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हमने अप्लाई किया। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वो हो जाएगा x बाई v1 प्लस x बाई v2। यानी कि बच्चों यहाँ पर v एवरेज जो हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2। कितनी आसान बात है बच्चों, यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम ले लो बच्चों v1 v2, यानी x v2 प्लस x v1, यानी कि बच्चों x नीचे कॉमन में ले लो, यानी कि 2x, ये ऊपर चला जाएगा v1 v2 डिवाइडेड बाई x इंटू v2 प्लस v1, यानी कि बच्चों v एवरेज जो यहाँ पे हो जाएगा ना बच्चों, वो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जेई मेन में भी पूछा गया है, मैं इसको डिस्कस करके आपको बताऊंगा। हाफ ऑफ द जर्नी v1 से चल रहा है, रेस्ट हाफ ऑफ द जर्नी v2 से चल रहा है। इस पे और डिटेल में भी हम बाद में डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, पर ये सवाल आप ध्यान से देखो, है कि नहीं। ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दो से ज्यादा पार्ट भी हो सकता था, इनफैक्ट 3 पार्ट 4 पार्ट भी हो सकता था, तो हम लोग ऐसे कर लेते, है कि नहीं, अच्छी बात। अब बच्चों एक टाइप का और सवाल आता है यहाँ, एक टाइप तो क्लियर हो गया, एक और टाइप क्या है, देखो यहां ध्यान से सुनना, यहाँ जो मैं बताने वाला हूं बहुत गौर फरमा के सुनना, ठीक है, बहुत ही ध्यान लगा के यहां पे सुनना। अगर इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स d1 in time t1, d1 in time t1 with constant speed, कुछ भी स्पीड हो सकता है, d2 in time t2, नेक्स्ट d2 कह दो यहां पे, नेक्स्ट d2 in time t2, नेक्स्ट d3 in time t3 एंड सो ऑन। तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया बच्चों, ये सवाल तो बहुत आसान सवाल हो गया। यहां पे एवरेज स्पीड कैसे पता करोगे, वी एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, d1 प्लस d2 प्लस d3 से लेके जो भी कर रहा है, ठीक है, dn तक। d1 पहला डिस्टेंस,
D1 चलने में T1 टाइम लिया था, D2 चलने में T2 टाइम लिया, D3 चलने में T3 टाइम लिया, Tn टाइम लिया। कितना आसान, कितना आसान। इफ T1 इज इक्वल टू स्पेशल केस Tn, तो जो V एवरेज हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा बच्चों D1 प्लस D2 D3 से लेके Dn तक डिवाइडेड बाई बच्चों क्या हो जाएगा n इंटू टी, मान लो सबको कि इक्वल इक्वल टाइम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, है कि नहीं? इजी इजी सवाल है यहाँ पे, अच्छी बात। अगर दो ही रहता है यहाँ पे तो D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2t हो जाता। अगर सिर्फ दो ही डिस्टेंस मेंशन रहता तो D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई t प्लस t 2t हो जाता, क्योंकि सारा इंटरवल इस केस में स्पेशल केस, ये वाला केस है कि नहीं, तो ये स्पेशल केस है। ठीक है, पिछले केस में हमने क्या देखा बच्चों, पिछले केस का सवाल, अच्छी बात, अच्छी बात। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। थोड़ा मैं भी सांस ले लूं, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों एक सवाल देखते हैं। ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। A car covers first half of the distance between two places at 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। हाफ हाफ वाला पार्ट आ गया, जैसे हाफ हाफ वाला पार्ट यहाँ पे आया था बच्चों, ध्यान से देखो, हाफ डिस्टेंस विथ अदर स्पीड, हाफ डिस्टेंस विथ अदर स्पीड। तो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट आया था 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, ये भी लगा सकते हो, नहीं तो बेसिक से भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। इस टाइप का सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी बच्चों, ध्यान देना कि एक बच्चा है वो पहले स्कूल गया v1 से और फिर स्कूल से घर आया v2 से, तो यहाँ पे बच्चों टोटल डिस्टेंस का आधा जाने में, टोटल डिस्टेंस का आधा आने में। कोई एक आदमी है शॉप पे गया v1 स्पीड से, वापस आया v2 स्पीड से, एवरेज स्पीड। तो सारा का सारा यही क्वेश्चन, क्योंकि जो डिस्टेंस गया वही डिस्टेंस तो वापस आया, उसी रास्ते से आया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन इसी ढंग से बनेगा। बेसिक अप्रोच से भी आप बना सकते हैं। आधा डिस्टेंस को x माने, वहां पे 60 और 40 का गेम था। देखो यहाँ पे क्या था गेम, यहाँ पे। तो बच्चों अगर हम बेसिक से अप्रोच करना स्टार्ट करें तो x डिस्टेंस जाने हाफ ऑफ द, और फिर नेक्स्ट का x, इसमें टाइम लग गया बच्चों x, टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ 60, तो यहाँ पे टाइम लग गया x बाई 60। टोटल डिस्टेंस 2x टाइम x बाई 40 प्लस x बाई 60। उसी टाइप से सोल्व करोगे बच्चों तो 2 इंटू v1 इंटू v2 ये भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 ये भी आ जाएगा। मतलब 2 इंटू, अभी कैंसिल कुछ मत करो, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया बच्चों, 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया बच्चों। तो 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर अपना, है कि नहीं। यहाँ पर कितना लाइफ इजी है बच्चों, है कि नहीं। आगे देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस x एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 3x बाई 2 डिस्टेंस। अच्छी बात। द एवरेज वेलोसिटी, देखो बच्चों इस केस में ये कहना चाह रहा है कि ये मोशन स्ट्रेट लाइन पर है और यूनिडायरेक्शनल है। मतलब मोशन कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब ऐसे चलते जा रहा है गाड़ी, है ना, ऐसे एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में। तो जब यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है बच्चों तो एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो एवरेज स्पीड के बराबर होती है यूनिडायरेक्शनल मोशन में। यूनिडायरेक्शनल मोशन में क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो हो जाता है डिस्टेंस के बराबर हो जाता है यूनिडायरेक्शनल मोशन में।
तो बच्चों एवरेज स्पीड जो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। और यहां पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में दिया है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, तो ये जनरली एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है, ये एवरेज वेलोसिटी बोल के। मैटर समझ गए? यूनिडायरेक्शनल मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। एवरेज स्पीड हरदम पॉजिटिव आएगी, यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलोगे तो एवरेज वेलोसिटी भी वही आएगी, तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर, और चूंकि वेलोसिटी की साइन भी पॉजिटिव है तो इस तरह से पूछ सकता है। तो यहां पे बच्चों देखो, पहला x डिस्टेंस और 3x/2 डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस यहां पे जो हो गया है बच्चों वो हो गया x + 3x/2, मतलब बच्चों 5x/2 डिस्टेंस हो गया विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड v2, यानी कि टोटल टाइम जो हो गया है बच्चों, यहां पर अलग स्पीड था तो x/v1 टाइम हो गया प्लस 3x/2 v2 से डिवाइड, तो टोटल टाइम अपना आ गया बच्चों। यानी कि एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 50/7, मतलब कि बच्चों टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम मतलब 5x/2, टोटल डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड ही यहाँ टोटल डिस्टेंस ही यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हो जाएगी, तो 5x/2 डिवाइडेड बाई x/v1 की वैल्यू है 5 प्लस 3x/2 v2 मस्ट बी इक्वल टू 50/7, 50/7। तो यहां पे बच्चों x कॉमन लेके क्या कर दो, कैंसिल कर दो, अच्छी बात। तो यहां पे बच्चों मैं सोल्व कर रहा हूं अच्छे से, अब तो आप सोल्व भी कर लेंगे आंसर, हालांकि इसका 10 आना चाहिए। अब क्या आंसर है भाई साहब, देखते हैं। x कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ऊपर में 5/2 बच गया बच्चों, नीचे में 10v2, x तो चला गया, यानी कि बच्चों यहां पे बच गया है 2v2 प्लस यहां पे एलसीएम 5 और 5 3 जा 15, 50/7 यहां से आ गया। यानी कि बच्चों आप सोल्व करोगे तो 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, बाकी तो मैथमेटिक्स आपको आता है, थोड़ा इधर ले जाना पड़ेगा ताकि दिखाई दे उधर, है ना। तो यहां पे बच्चों क्या करोगे कि 5 × 10v2 डिवाइडेड बाई 2 × 2v2 प्लस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 50/7। अच्छी बात है बच्चों, तो 10 50 कैंसिल, ठीक है, यानी कि 7v2 इज इक्वल टू 4v2 प्लस 30, यानी कि 3v2 इज इक्वल टू 30, यानी कि v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग द पॉइंट, बहुत इजी लाइफ था यहां पर। अगला सवाल बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद v1 v2 v3 along a straight line segment, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पे चल रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे चल रहा है, ऐसे, ठीक है। यहां पे ए बी बी सी सी डी 3 लाइन सेगमेंट रिस्पेक्टिवली, पहले इस पे फिर इस पे फिर इस पे, एज शोन इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू 3AB, मतलब AD इज इक्वल टू 3AB, ये भी AB के बराबर, ये भी AB के बराबर, तो ये भी AB के बराबर होना चाहिए, तभी AD इज इक्वल टू 3AB होगा, मतलब AB BC और CD का लेंथ बराबर है, तो तीनों के लेंथ को हम मान लेंगे XX, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हम X लेंथ मान लेंगे। देन द एवरेज स्पीड, कितना सिंपल है बच्चों, इतना V1 से चला तो T1 हो गया होगा कितना, x/v1, उसी प्रकार से T2 कितना हो गया होगा, x/v2, उसी प्रकार से T3 कितना हो गया होगा, x/v3। अब टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 3x, टोटल टाइम हो गया x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। अब बच्चों लाइफ इजी है, सोल्व करोगे, मैं ही सोल्व कर देता हूँ, x डिवाइडेड बाई यहाँ पे v1 v2 v3,
x कॉमन में आके इससे कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे 3x तो कैंसिल हो गया, फिर भी लिख लेते हैं। यहाँ पे v2 v3 प्लस v1, अरे यार क्या लिख दिया, v1 नीचे प्लस लिख रहा है क्या, एलसीएम में v1 v2 v3 v1 v2 v3, ठीक है। तो बच्चों v2 v3 v1 v3 और v1 v2, यानी कि बच्चों यहां से x कैंसिल कर दो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो 3v1 v2। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, ठीक है। तो 3v1 v2 v3 v1, नीचे वाले को रीअरेंज कर लो, इस फॉर्म में आ गया। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आपको? बहुत ही इजी बात है, जो मैंने बताया उसी से ये भी PYQ बन गया, 2023 का PYQ है, फेब में पूछा है कि नहीं? लाइफ इजी है, बहुत इजी है साहब, इतना इजी लाइफ होता है क्या? तो बच्चों अभी थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एवरेज स्पीड ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड पाथ। तो बच्चों देखो ऐसा बोल सकता है कभी कि 1/3 चला पाथ, टोटल पाथ का 1/3 चला v1 से, और लेफ्ट पार्ट या रेस्ट पार्ट चला v2 से। तो रेस्ट पार्ट हम कैसे पता करें? टोटल पार्ट बच्चों मान लेते हैं हम 1, तो बच्चों अगर 1/3 पार्ट है तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 1 - 1/3, मतलब 2/3, ऐसा हम लोग मानते हैं। अगर कभी बोल दिया कि 5/7 ऑफ द जर्नी विथ v1 और रेस्ट पार्ट, तो रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा, 1 में से 5/7 घटा दो, मतलब 2/7 जर्नी विथ v2। बात समझ रहे हो? ऐसा पूछ सकता है सवाल, कभी ऐसा पूछ सकता है बच्चों, आप ध्यान से देखो कि हाफ स्पीड विथ v1, हाफ ऑफ द जर्नी, नेक्स्ट 1/3, मतलब टोटल का 1/3, लेफ्ट का 1/3 पूछेगा तो हाफ का 1/3 हो जाएगा, पर यहां लेफ्ट का 1/3 नहीं पूछ रहा है, यहां टोटल का 1/3 v2 से, और लेफ्ट या रेस्ट जर्नी बोल रहा है v3 से। तो रेस्ट जर्नी क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, 1 - 1/2 प्लस 1/3, समझ रहे हो बच्चों? यानी कि रेस्ट जो हो गया वो हो गया बच्चों 6, ये हो गया 3 + 2, यानी कि 1 - 5/6, 1/6 ऑफ द जर्नी चला है v3 से। कितना? 1/6 ऑफ द जर्नी चला है v3 से। इससे टफ नहीं पूछेगा, 3 पार्ट में ही डिवाइड कर सकता है वो, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं फिर से बता दूं, ये तो टोटल का फ्रैक्शन दे रहा है ना, कभी कभी पूछ सकता है कि हाफ विथ v1, हाफ डिस्टेंस विथ v1 एंड 1/3 ऑफ रिमेनिंग विथ v2, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग विथ v2, मतलब रिमेनिंग का 1/3, मतलब रिमेनिंग कितना है, हाफ तो चल चुका है, मतलब रिमेनिंग था 1 - 1/2, मतलब 1/2 का 1/3, मतलब 1/6 चला है v2 से, सॉरी यहां पे 1/6 ऑफ द जर्नी यहां पे चला है v2 से। समझ में आ गई बात? और फिर पूछेगा एंड रेस्ट जर्नी, मतलब बाकी रेस्ट जर्नी, तो फिर 1 - 1/2 प्लस 1/6, इतना चला है v3 से। समझ गए? तो लैंग्वेज आप डिकोड करो, टोटल होता है 1, अगर आधा बचा हुआ है तो आधा का 1/3 हो जाएगा 1/6, तो आपको लैंग्वेज उतना देखना पड़ेगा खुद से, राइट? ठीक है, ठीक है बच्चों, जो एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स an object travels 5/9 of the journey, ध्यान से देखना, with v1, मतलब 5/9 कांस्टेंट स्पीड v1 से, एंड रेस्ट जर्नी विद v2,
फाइंड एवरेज स्पीड। तो बच्चों यहां पे कितना है दिया हुआ फ्रैक्शन, 5/9 दिया हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर हो ना बच्चों, मतलब 9 पार्ट में से 5 पार्ट, इसका मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं कि 9 पार्ट में से अगर सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है तो 9 पार्ट में से 5 पार्ट, 5/9 का मतलब होता है बच्चों 5 आउट ऑफ 9। तो 9 पार्ट में से 5 पार्ट V1 से चला है, तो 9 में कितना बच गया, 4 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट चला होगा V2 से। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो टोटल जर्नी को बच्चों हम यहाँ पे 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। इसको x मान लेंगे, इसको x, सबको x मान लेंगे, ठीक है। यानी कि 5/9 मतलब यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5, 5/9 V1 से चला है और 4/9 V2 से चला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज स्पीड कोई पूछेगा तो हम टोटल जर्नी मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस 9x 9x मान लिया है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड जो यहां पर हो जाएगा V एवरेज, वो हो जाएगा बच्चों 9x डिवाइडेड बाई पहला 5x बाई V1 प्लस 4x बाई, कैलकुलेशन देखते रहना। x तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो ऊपर 9 छोड़ दो, ठीक है, यहां छोड़ दो, x कॉमन आएगा तो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, 5/V1 प्लस 4/V2 ऐसा कुछ। तो बच्चों अगर नीचे में हम एलसीएम लेते हैं क्या, V1 V2, ध्यान से देखना, तो यहाँ 5V2 आ जाएगा बच्चों प्लस 4V1 आ जाएगा बच्चों और 9 आ जाएगा। मतलब यहाँ ध्यान से देखना, सारे प्रोसेस को देखना, इसको ऑब्जर्व कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लाइफ में इजी हो जाएगा। ऑब्जर्व कैसे करना है, तो ये 9V1 V2 है बच्चों डिवाइडेड बाई 5V2 प्लस 4V1। टोटल जर्नी को कितने पार्ट में बांटा है, 9 पार्ट में, 9 पार्ट में। तो ऊपर क्या हो गया 9V1 V2। अगर जर्नी को 2 अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है तो टोटल जर्नी को हम यहां जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में डिवाइड किया, तो 9, ट्रिक समझो, 9V1 V2, कैलकुलेशन सारा समझ में आएगा, 9V1 V2 डिवाइडेड बाई 5 पार्ट, 9 पार्ट में 5 पार्ट चला था V1 से, पर 5 में मल्टीप्लाई होगा V2 और 4 में मल्टीप्लाई होगा V1। समझ में आ गया बच्चों। वैसे ही जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, इसी पे देखो, इसी पे देखो, यहां पे साइड में मैं करवा देता हूं, लाइफ इजी हो जाएगा, मैं इसी टाइप से करवाऊंगा। जैसे 3/7 ऑफ द जर्नी चलता है बच्चों V1 से और रेस्ट जर्नी, तो 7 में से 3 चला है V1 से, तो 7 में से 4 पार्ट चलेगा V2 से। एवरेज स्पीड यहां पूछे तो टोटल पार्ट कितना जर्नी का है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 7V1 V2। ये जो फॉर्मूला और ट्रिक है ये सिर्फ 2 पार्ट में पाथ को चलने पर भी आएगा। 2 पार्ट में ये भी पाथ को डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई V1 से चला है 3 पार्ट यानी 4V1, समझ रहे हो, और प्लस 3V2, ऐसे सोल्व हो गए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अरे लाइफ इजी है कि नहीं है, लाइफ बहुत इजी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों थोड़ा अच्छे सवाल देखो आप, ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब टोटल जर्नी का हाफ पहले अलग कर दे रहे हैं। पहले सवाल का सोल्यूशन है, पहले टोटल जर्नी जो है उसका हाफ डिस्टेंस हम पहले से मान ले रहे हैं, एक्स मान ले या कुछ और मानना पड़ेगा, आगे चेंज कर लेंगे, देख ले रहे हैं भाई। हाफ ऑफ द जर्नी विथ द रिमेनिंग पार्ट वाज ट्रेवल्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम एंड विथ 50 मीटर पर सेकेंड फॉर द 15 मीटर पर सेकेंड फॉर द अदर हाफ टाइम। मतलब जो एक डिस्टेंस चला है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चला है, अच्छी बात है। तो यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा होगा बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इस केस में जो टाइम लगा होगा वो x डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी को ऑब्जर्व करने का बात है, यहां ऑब्जर्व करो, यहां मेन ऑब्जर्व करो और स्टडी करो क्वेश्चन को अच्छे से, क्या कहना चाह रहा है। द रिमेनिंग पार्ट मतलब
आधा तो चल चुका है, अब आधा आधा ही तो बचा है, आधा चल चुका है तो आधा पार्ट मतलब आधा पार्ट भी x ही है। was traveled with a speed of 10 meter per second for half time and with 15 meter per second for the other half time। इस पार्ट ऑफ द जर्नी को बच्चों दो अलग अलग स्पीड से चलता है इक्वल टाइम के लिए, ये कहना चाह रहा है ये। फॉर द हाफ टाइम, इतना डिस्टेंस को कुछ टाइम में चला होगा, तो जितने में टाइम में चला होगा उसके आधे टाइम टोटल जर्नी को, रिमेनिंग टोटल जर्नी को टू इक्वल टाइम्स में, टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में चलता है, टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में चलता है। रिमेनिंग हाफ जर्नी टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में चलता है। रिमेनिंग हाफ जर्नी को, रिमेनिंग हाफ जर्नी को ध्यान से सुन रहे हो, रिमेनिंग हाफ जर्नी को टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में चलता है। दोनों हाफ टाइम इंटरवल्स को हम टी मान सकते हैं कि टी इंटरवल ये चलता है बच्चों विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और टी इंटरवल चलता है बच्चों 15 मीटर। मतलब इधर जो टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा t2, इसको हम बोल देंगे 2t। पर इधर का भी तो डिस्टेंस x है, तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों x, वो हो जाएगा 10 के स्पीड से t टाइम तक प्लस 15 के स्पीड से t टाइम, 10 के स्पीड से t टाइम के लिए और 15 के स्पीड से t टाइम के लिए, यानी कि 10t प्लस 15t, यही तो हो गया सेकेंड हाफ डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं बात? यानी कि x इज इक्वल टू हो गया बच्चों 25t, यानी कि बच्चों यहां से t आ गया x बाई 25। मतलब बच्चों इस पार्ट में 2t टाइम लगता है, यानी t2 इज इक्वल टू हो गया 2t, यानी कि ये हो गया बच्चों 2x बाई 25, 2x बाई 25 बच्चों। अच्छी बात है, प्यारी बात है, समझने वाली बात है। अब बच्चों हम सोल्व करते हैं प्यारे से सवाल को। अब इसमें क्या रह गया है बताओ? द मीन स्पीड, मीन स्पीड का मतलब होता है बच्चों एवरेज स्पीड। मीन स्पीड का बच्चों मतलब होता है एवरेज स्पीड, होल जर्नी में कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही हो जाता है मीन स्पीड या एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 2x डिवाइडेड बाई t1 x बाई 5 प्लस t2 2x बाई 25, यानी कि बच्चों 2x, एलसीएम ले लो बच्चों, 25 का 25, यहाँ 5x प्लस 2x, यानी कि बच्चों इसको सोल्व करोगे तो 20 तो कॉमन आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50/7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर हो गया x इज x/7, 50/7। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 50। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, एक अप्रोच ये हो सकता है क्वेश्चन को देखने का, ध्यान से देखो। अगर बच्चों अलग अलग स्पीड से इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट चल रहा है, सपोज मैं ये आपको समझा दे रहा हूं, यहां पे देखो ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ different speeds for equal time intervals। इस केस में क्या होगा? तो बच्चों मान लो कि v1 स्पीड से t टाइम के लिए चला, v2 स्पीड से नेक्स्ट t टाइम के लिए चला, v3 स्पीड से नेक्स्ट t टाइम के लिए चला, vn स्पीड से लास्ट। तो टोटल टाइम यहां पे कितना हो गया बच्चों? n इंटू टी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? v1t प्लस v2t से लेके बच्चों vnt तक। यानी कि बच्चों जो एवरेज स्पीड हो गया इस केस में वो कितना हो गया बच्चों? टोटल डिस्टेंस v1t प्लस v2t
से लेके बच्चों वी एन टी तक डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी प्लस टी एन टाइम्स यानी एन टी। टी कॉमन में आ गया बच्चों यानी कि वी वन प्लस वी टू से लेके वी एन तक डिवाइडेड बाई। लेकिन बच्चों सिर्फ दो ही पार्ट रहे तब, मतलब दो इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए चले तो, यानी कि वी एवरेज उस केस में हो जाएगा बच्चों वी वन प्लस वी टू बाई टू। मतलब उस पार्ट के लिए हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं बच्चों कि इसी एवरेज स्पीड से इतने ही टाइम के लिए चलता तो उतना ही डिस्टेंस चलता। यहां पे बच्चों एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही होता है। तो ये टोटल टाइम ट्रेवल्ड है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो हम एवरेज स्पीड का मतलब यह है कि अगर इसी स्पीड से इतना ही टाइम के लिए चलता तो इतना ही डिस्टेंस चलता। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो कि वो पूरा जर्नी एवरेज स्पीड के बराबर स्पीड से ही चला हो। हम ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बताओ? मान सकते हैं। तो पिछले सवाल में हम ये देखते हैं, यहां पे देखो पिछले सवाल सेकेंड पार्ट में बच्चों ये बात है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी को दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग स्पीड से चला है। मतलब सेकेंड पार्ट को v1 प्लस v2 बाई 2 स्पीड से चला है। सेकेंड पार्ट के लिए जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, यहां पे देखो एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड, क्वेश्चन तो आपके दिमाग में है, यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं या लिख सकते हैं एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट। थोड़ा सा शॉर्ट तरीका ढूंढ रहे हैं, एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों? आधा टाइम तक के लिए 10 से चला था, आधा टाइम के लिए 15 से चला था, तो 10 प्लस 15 बाई 2 यानी कि 25/2 इस स्पीड से चला है बच्चों। हम मान सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी इस स्पीड से चला है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। अरे भाई साहब एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट हाफ 5 मीटर पर सेकंड से चला है और सेकेंड हाफ 25/2 मीटर पर सेकंड से चला है। तो वही वाला टेक्निक हम फिर से अप्लाई करेंगे कि अरे भाई जगह बचा है क्या? बचा, इसको थोड़ा सा मिटा दो, इसको थोड़ा सा मिटा दो, थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखो बच्चों, देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी चला है 5 मीटर पर सेकंड से v1 से, और सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि 25/2 मीटर पर सेकंड से चला है। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या आ जाता है जब v1 v2 से चल रहा है? तो v एवरेज जो टोटल जर्नी का आ जाता है 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाई, ये हो गया बच्चों 2 LCM, राइट। अब यहाँ पे बच्चों सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 25, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 250/35 यानी कि 50/7। क्लियर है? मामला पूरा क्लियर है बच्चों? मामला पूरा क्लियर है। देखो अब मैंने सेकेंड हाफ को मान लिया कि इक्वल टाइम इंटरवल वाले केस से मैंने पता कर लिया सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी का एवरेज स्पीड। तो मान लिया कि सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी का जो एवरेज स्पीड था उसी स्पीड में चला होगा। आप ये भी कह सकते हो कि जो ये टोटल 2x डिस्टेंस है यहां पर, वो अगर इतने स्पीड से चलता तो इतने ही टाइम में इतना ही डिस्टेंस चलता। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो यहां पे बच्चों ये चीज भी हो गया। अगर यहां पे आप एक चीज और देख सकते हो, अगर T1 T2 अलग अलग होता तो v1 T1 प्लस v2 T2 टोटल डिस्टेंस बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 कर देते, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप का भी हो सकता है, T1 T2 T3 अलग अलग हो सकता है ना। तो इस केस में अगर अलग अलग हो जाता, राइट, तो अगर T1 T2 T3 बराबर नहीं होता तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता इस केस में? इस केस में एवरेज स्पीड हो जाता v1 T1 प्लस v2 T2
से लेके VN/TN तक डिवाइडेड बाई कोई दिक्कत वाली बात अब तो नहीं होनी चाहिए इसमें, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं बच्चों। प्यारा सा सवाल है एक अपना, प्यारा सा सवाल है, थोड़ा बड़ा करके ऑब्जर्व करते हैं। देख ले मेरे बच्चों ये प्यारा सा सवाल। तो ए पर्सन स्टार्ट जर्नी फ्रॉम द सेंटर वो ऑफ द पार्क, सेंटर ही पार्क है पूरा, वो से स्टार्ट करता है, एंड कम्स बैक टू सेम पोजीशन, फिर यहीं आता है। कैसे आता है बच्चों? OP/OQ, O से P जाता है, P से फिर Q जाता है, Q से फिर O पर आता है। रेडियस जो दिया हुआ, रेडियस टेकन, इट इज रेडियस इज इक्वल टू 200 मीटर। अच्छी बात। ही टेक्स 3 मिनट 58 सेकेंड। अगर सेकेंड में टाइम को निकालें तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 × 60 + 58, यानी कि 180 + 58 यानी कि 238 सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब 238 सेकेंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इन मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये r चला है, ये 1/4 है, मतलब 2πr/4, यानी टोटल डिस्टेंस हम पता करेंगे, यानी r + 2πr/4 + r, मतलब 2r + πr/2, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 2 × रेडियस की वैल्यू दी हुई है 200, तो 200 प्लस पाई मतलब 3.14 r/2, यानी 400 + 314, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया है बच्चों 714। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा बच्चों वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम लगा लो, तो टोटल डिस्टेंस 714 डिवाइडेड बाई 174 लिख दिया गया, 714 को डिजिट गेम में पजलिंग कर दे रहा है, बाई 238, 3 आ जाएगा बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। राइट। इंटीगर टाइप सवाल ये कब पूछा है? 2022 में पूछा है, पेपर 1 में पूछा है। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के रिपीटेशंस हैं, है कि नहीं। हाल फिलहाल में बहुत सारे क्वेश्चंस JEE मेन में रिपीट करते रहते हैं, तो उन्हीं का रिपीटेशन आपको मिलेगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कायदे से। यहाँ पर ऐसे ऐसे पूछते रहता है बच्चों, सवाल ले लेते हैं फिर अपने को समझ में आएगा। जैसे बच्चों देखो, पूछ देगा कभी कि ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, A से B तक चला गया, V स्पीड से चलते हुए चला गया, है ना, V स्पीड कांस्टेंट से चलते हुए चला गया, ठीक। या फिर कोई टाइम दे देगा। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करने मैंने आपको बताया, यहाँ अगर थीटा एंगल हो तो AB जो कोड का लेंथ है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो AB कोड का लेंथ जो हो जाएगा 2r sin θ/2 हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। PYQ में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, कभी 120 डिग्री कर दिया, कभी 135 डिग्री कर दिया, थीटा 120 डिग्री करके भी सवाल पूछा हुआ है, थीटा 135 डिग्री करके भी सवाल पूछा हुआ है। तो इसका टेंशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं लेना है कभी भी। राइट। यही 2r sin वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो भी वैल्यू आपको नहीं पता रहेगा, यानी यहाँ पे आ गया है 135/2 करोगे तो 7.5 आ जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। राइट। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पूछे तो बच्चों बस यही कर देना है 2r sin θ/2, क्योंकि बच्चों थीटा मैक्सिमम कितने तक जा सकता है? 360 तक जा सकता है, तो 360/2 180, साइन 180 से छोटा ही रहेगा जब भी रहेगा, अगर सेम पॉइंट पे दोबारा नहीं आ जाता है तो साइन θ/2 यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, ऐसे भी अपना आता है। तो यहाँ पे बच्चों एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड हो जाती है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर यहाँ टाइम नहीं दिया है, सिर्फ स्पीड दे दिया है, तो डिस्टेंस यानी कि r θ/v,
यही हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। टाइम हो गया। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आर थीटा हो गया आर्क का लेंथ, डिस्टेंस। इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, तो आप खुद ही देख के उसको कर लें, है ना बच्चों। एवरेज स्पीड पर मैक्सिमम पॉसिबल टाइप क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज सेशन समाप्त करेंगे। एक प्यारा सा सवाल है, देखो प्यारा सवाल ये है कि अपना बच्चों यहाँ पर ये एक क्यूबिकल रूम है। कैसा रूम है? इट इज ए क्यूबिकल रूम इंडीड। चलो ऐसे ही बना लेते हैं। चलो, ये क्यूबिकल रूम है बच्चों, इट इज ए क्यूबिकल रूम। क्यूबिकल रूम का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे बच्चों, ए बी, बी है, सी डी ई एफ जी एच, क्यूबिकल रूम है बच्चों। ए बी सी डी ई एफ जी एच। सवाल है बच्चों कि उड़ने वाला मक्खी, एक उड़ने वाला मक्खी नहीं है, मक्खी नहीं, इंसेक्ट है जो उड़ नहीं सकता है। इंसेक्ट है, इंसेक्ट है विदाउट विंग्स, ये उड़ नहीं सकता है, ये उड़ नहीं सकता है, राइट। तो ये अभी ए पर था, कहां था? ए पर, और ए से इसको जाना है एच पर, मतलब ऑपोजिट डायगोन। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच एट एच, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच एच। समझ रहे हो बच्चों? रूम के इस कॉर्नर से रूम के उस कॉर्नर पर, समझ रहे हो? अपोजिट डायगोनल, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल, वहां यहां से वहां पहुंचना है, उड़ के नहीं जा सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि पहुंच सकता है? आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं इस सवाल को, पॉज करो, ट्राई करो, सोचो। सॉल्यूशन हिंट बाद में आप लेना, हिंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शॉर्टेस्ट जर्नी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन जर्नी होती है। अच्छी बात है, स्ट्रेट लाइन जर्नी होती है, ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रेट लाइन जर्नी, ठीक। मतलब बच्चों यहाँ पे ऐसे देखो, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, है ना। माने यहां से फिंगर देख रहे हो, यहां से ये यहां आना चाहता हूं, यही ना बात है भाई। इसको खोल दो, ऐसे ऐसे था। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये रूम सारा स्क्वायर फेस ही है, क्यूब है, तो राइट। तो यहां से यहां, तो मान लो ऐसे कर, तो अभी हम एक फेस डायगोनल बना सकते हैं। समझ रहे हो? मेरे हाथ को देख रहे हो? यहां पर ऐसे था पहले, जैसे ये वाला फेस ऐसे था, और ये वाला फेस जो था ऐसे था, है कि नहीं? अरे भाई क्या खोल रहा है, ओहो, हाँ। तो कैसे था? ऐसे था अभी, सॉरी ऐसे था अभी, ऐसे था, ऐसे था। तो यहां से यहां चलने का, तो ऐसे कर दिया मैंने, खोल दिया। तो बच्चों आप ऐसे ही इमेजिन करो यहां पर कि बस आप इस सरफेस को ऑब्जर्व करो और इस सरफेस को, मतलब एबीसीडी को ऑब्जर्व करो और सीबीजीएच को ऑब्जर्व करो। इसको खोल के लेटा दो, ऐसे लेटा दो, इसको खोल के लेटा दो ऐसे। ये जो सीबीजीएच सरफेस है, इसको खोल के लेटा दो। यहां पे एबीसीडी तो लेटा हुआ है, तो एबीसीडी लेटा हुआ है, अच्छी बात है, एबीसीडी लेटा हुआ है, अच्छी बात है। ये बी सी डी, एबीसीडी लेटा हुआ है। अब इसको भी जमीन पे ऐसे से ऐसे गिरा दो। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, बहाने मत करना कि समझ में नहीं आ रहा। तो ये बच्चों हो गया अपना एच, और ये हो गया। अपन को ए से कहां जाना था? ऐसे जा सकते हैं कि नहीं? तो एक जो अपना ए जी एच डी दिख रहा है, एक रिक्टेंगल दिख रहा है क्या? तो ये जब आपको रिक्टेंगल दिख रहा होगा बच्चों, तो यहां से यहां तक ये क्या है? 2a है, और यहां से यहां तक है a। तो बच्चों ये वाला कितना हो गया लेंथ? AH, AH की लेंथ जो हो जाएगी अंडर रूट ए जी स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5a स्क्वायर, मतलब रूट 5a।
कोई दिक्कत वाली बात? तो √5a हो गया बच्चों, है कि नहीं? कितना लाइफ इजी था, ऐसे इधर से इधर जाने का था, मैंने ऐसे कर दिया समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको इसी तरह से ऑब्जर्व करो। अब इस पे कैसे चलेगा, तो देखो इसको अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो यहां यहीं पे बीसी, मतलब बीसी में अगर कायदे से देखोगे तो ये a/2, ये भी a/2, मतलब यहां से a/2 डिस्टेंस,